दोस्तों सोचिए, दरबार में तीन अजीब सौदागर आ जाएं और कहें हम आपके लिए ऐसा सौदा लाए हैं जिसे आप मना नहीं कर सकते। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सौदा फायदा देगा या अकबर खुद फंस जाएगा? चलिए जानते हैं कैसे बीरबल अपनी अक्ल से दरबार में सबको चौंका देता है। तीन सौदागर दरबार में आए और अकबर से अजीब सौदेबाजी की। दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से चमक रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, दरबारी अपने अपने स्थान पर, मंत्री, सेनापति, कवि, ज्योतिषी, हर कोई मौजूद। पर उस दिन दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। दरबारी फुसफुसा रहे थे, आज तीन अजीब सौदागर आने वाले हैं। सुनते हैं, इनके पास ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बीरबल मुस्कुराए, जहां अजीब लोग आए वहां कुछ मजेदार जरूर होगा, उन्होंने मन ही मन कहा। दरबार की शुरुआत अकबर ने अपने खास अंदाज में कहा, आज का दिन कुछ अलग है। दरबार की शुरुआत करते हैं, देखना है कौन हमें हैरान करेगा। इतने में तीन व्यक्ति दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके वस्त्र साधारण पर साफ सुथरे थे, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक। वे एक साथ झुके और बोले, जहांपनाह, हम तीन सौदागर हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, पर आज हम कोई साधारण व्यापार नहीं लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं ऐसा सौदा जो आपके दरबार की शोभा बढ़ाएगा, आपकी प्रतिष्ठा दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा देगा। दरबार में हलचल। कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं ये जादूगर तो नहीं, कहीं यह किसी विदेशी राजा का जासूस तो नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले अपना नाम और अपनी वस्तु बताइए। तीन सौदागरों का परिचय। पहला सौदागर बोला, मेरा नाम हकीम रहीम है, मैं दूर ईरान से आया हूं। मैं ऐसी दवाई लाया हूं जो आदमी को इतना तेज बना देती है कि वह दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे सकता है। बस एक चुटकी और आपकी अक्ल का जवाब नहीं। दरबार में हंसी। कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरा सौदागर आगे बढ़ा, मैं सेठ महेश दास हूं, समुद्री व्यापार से। मेरे पास ऐसा कपड़ा है जो कभी फटता नहीं, न गंदा होता है, न जलता है। महलों की शोभा बढ़ जाएगी। तीसरा सौदागर गंभीर स्वर में बोला, मैं व्यापारी जमाल बख्श हूं। मैं ऐसा व्यापार लेकर आया हूं जो आपके खजाने की चिंता खत्म कर देगा। इतना लाभ होगा कि आपके खजाने भरते रहेंगे, चाहे खर्च कितना भी करें। दरबार में शोर। कुछ दरबारी प्रभावित, कुछ शंकित। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हम दिमाग तेज करने वाली दवाई, कभी न फटने वाला कपड़ा और अंतहीन धन का व्यापार, ये तो सुनने में ही बड़े आकर्षक हैं। पर क्या ये सच है? और अगर सच है तो इनका मूल्य कितना है? तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक स्वर में बोले, जहांपनाह, हम चाहते हैं कि आप पहले इन वस्तुओं का अनुभव करें। अगर पसंद आए तो मूल्य आप तय करिए। दरबार में हलचल। अकबर ने कहा, ठीक है, पहले दवाई का प्रयोग करें, फिर कपड़े की परीक्षा करेंगे, फिर व्यापार की बात करेंगे। पर याद रहे, दरबार में झूठ नहीं चलेगा। बीरबल शांत बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये सौदागर जितने आकर्षक दिखते हैं उतने सरल नहीं हैं। इनकी चालाकी को समझना जरूरी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सावधान रहो, पर हम भी देखना चाहते हैं कि ये खेल कितना बड़ा है।
पहला परीक्षण, तेज अक्ल की दवाई। हकीम रहीम ने एक चुटकी दवाई निकालकर अकबर को दी। जहां पनाह, इसे जीभ पर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक पल में आपका दिमाग खुल जाएगा। अकबर ने बिना झिझक दवाई रख ली। दरबारियों की सांसें थम गईं। कुछ क्षण बाद अकबर ने आंखें खोली और बोला, वाह, मुझे लग रहा है कि मैं सब समझ सकता हूं। दरबार में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, मैं सब देख सकता हूं। दरबार में वाहवाह। पर अकबर ने उसी समय कहा, चलो परीक्षा करते हैं। बताओ, मेरे दाहिने तरफ बैठे मंत्री का नाम क्या है? हकीम मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं देख रहा हूं। वह दरअसल वही हैं। बोलते बोलते अटक गया। अकबर हंस पड़े, लगता है दवाई असर नहीं कर रही। तुम खुद भी नहीं जानते। दरबार में ठहाका। हकीम की आंखें चौंकी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, तेज अक्ल बाहर से नहीं आती, वह अभ्यास और अनुभव से आती है। दवाई से केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, ज्ञान नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। अगला परीक्षण करो। दूसरा परीक्षण, कभी न फटने वाला कपड़ा। सेठ महेश दास ने अपने साथ लाया कपड़ा खोला। दरबार में फैलते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। कपड़ा रेशम जैसा मुलायम, चमकदार, रंगीन। यह कपड़ा किसी भी परिस्थिति में नहीं फटेगा। आग, पानी, समय, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसे महल की सजावट में लगाइए, आपकी शोभा में 4 चांद लगेंगे। अकबर ने कपड़े को हाथ से छुआ। सचमुच मुलायम था। पर परीक्षा जरूरी है, अकबर ने कहा। सेठ महेश दास मुस्कुराए, जरूर। दरबार में लोहार बुलाया गया। उसने तलवार चलाकर कपड़े को काटना चाहा। तलवार कपड़े पर लगी, पर कपड़ा ज्यों का त्यों रहा। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। फिर कपड़े पर आग लगाई गई। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। फिर कपड़े को पानी में भिगोया गया। पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दरबार में शोर, अरे वाह। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या यह कपड़ा भीतर से दोहरी परत का नहीं है? और क्या इसे पहले से किसी विशेष घोल में भिगोकर नहीं बनाया गया? अकबर ने कपड़े को मोड़ा, देखा, हाथ से दबाकर परखा। सचमुच कपड़े की अंदर की परत अलग थी। कुछ जगहों पर धागे का जोड़ भी दिखा। सेठ जी, यह कपड़ा कितना समय टिकेगा? सेठ महेश दास ने हड़बड़ाकर कहा, जहांपना, यह कई वर्षों तक। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर धागा खुल जाए तो? सेठ चुप। अकबर हंस पड़े। कपड़ा जितना सुंदर दिखे, उतना ही उसमें चालाकी छुपी हो सकती है। अगला परीक्षण करो। तीसरा परीक्षण, अंतहीन लाभ का व्यापार। अब बारी थी जमाल बख्श की। वह आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरे पास ऐसा व्यापार है जिसमें हर सौदा लाभ देगा। बस थोड़ा निवेश कीजिए, फिर पैसा खुद बढ़ेगा। आपका खजाना भरता रहेगा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, कैसे? जमाल बख्श ने एक कागज निकाला और योजनाएं दिखाईं। हम पहले महलों की सजावट पर पैसा लगाएंगे, फिर उससे कमाई होगी। फिर उस कमाई को अन्य व्यापार में लगाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। दरबार में कुछ दरबारी प्रभावित होकर बोले, वाह, लाभ तो लाभ है। पर बीरबल ने कहा, जमाल साहब, हर व्यापार में जोखिम होता है। क्या आपके व्यापार में नुकसान नहीं होगा? जमाल बख्श ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, नुकसान केवल उन लोगों को होता है जो अवसर को नहीं पहचानते।
हमारे पास ऐसा तरीका है कि नुकसान का सवाल ही नहीं। बीरबल ने भौं उठाई। तो क्या आप यह गारंटी देते हैं कि नुकसान कभी नहीं होगा? जमाल बख्श ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। दरबार में कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो धोखा है। अकबर ने कहा, रुको, पहले पूरी बात सुनते हैं, शायद इसमें कोई चाल हो। असली चुनौती, तीनों सौदागरों ने एक साथ कहा, जहां पनाह, हम आपसे कोई शुल्क नहीं मांगते, बस हम चाहते हैं कि आप हमें दरबार में 3 महीने तक व्यापार करने दें। जो लाभ होगा उसका आधा हमें दीजिए। अकबर ने एक क्षण सोचा, अगर यह सच है तो दरबार को लाभ होगा, अगर झूठ है तो हम सब सीखेंगे। मैं अनुमति देता हूं। लेकिन तभी बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, अनुमति देने से पहले एक शर्त जोड़िए। हर सौदे का हिसाब दरबार में खुले आम रखा जाएगा, और लाभ तभी होगा जब कोई नुकसान न हो। अकबर ने तुरंत कहा, यह उचित है। मैं चाहता हूं कि दरबार में पारदर्शिता बनी रहे। तीनों सौदागर सहमत हो गए। 3 महीने की परीक्षा। तीनों सौदागर दरबार में व्यापार करने लगे। पहले हफ्ते में सजावट पर पैसा लगा, दरबार की चमक बढ़ी। दरबारियों ने कहा, वाह कितना सुंदर। दूसरे हफ्ते में कुछ कमाई हुई। तीसरे हफ्ते में दरबार में नई योजनाएं आईं। पर चौथे हफ्ते से खर्च बढ़ने लगा। लाभ की जगह हिसाब उलझने लगे। कुछ दरबारी कहने लगे, हमें सिर्फ खर्च दिखाई दे रहा है, लाभ कहाँ है? तीनों सौदागर रोज नए प्रस्ताव लेकर आते। कभी महलों का नवीनीकरण, कभी घोड़े खरीदने का व्यापार, कभी अनाज का सौदा। लाभ की जगह कागजी योजनाएं बढ़ती गईं। बीरबल हर बैठक में बैठते, प्रश्न पूछते, अगर यह योजना विफल हुई तो क्या होगा? लाभ कब आएगा? नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? तीनों सौदागर गोलमोल जवाब देते। दरबार में संकट। 3 महीने पूरे होने पर अकबर ने दरबार बुलाया। अब हिसाब बताइए, उन्होंने कहा। हकीम रहीम बोला। जहां पनाह, तेज दिमाग की दवाई से दरबार में उत्साह बढ़ा। लोग नए विचार लाए। सेठ महेश दास बोला। कपड़े से महलों की शोभा बढ़ी। लोग प्रेरित हुए। जमाल बख्श बोला। व्यापार में निवेश हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लाभ आने वाला है। अकबर ने कागज देखे। उसमें खर्च तो बहुत था, पर लाभ का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। दरबार में हलचल। यह क्या व्यापार है? यह तो झूठ है, हमें फंसाया गया है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सच बताइए, क्या यह व्यापार सच में लाभ देगा? तीनों सौदागर चुप। तभी बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, ये तीनों सौदागर झूठ नहीं बोल रहे। वे बस उसी सामाजिक प्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं जहां लोग आसान लाभ के लालच में बिना सोच विचार योजना में कूद पड़ते हैं। तेज अक्ल की दवाई से आत्मविश्वास बढ़ा, पर ज्ञान नहीं। कपड़े की सुंदरता ने उपयोगिता को छुपा दिया, और अंतहीन लाभ की योजना ने जोखिम को छुपा दिया। असली व्यापार तो समझ और धैर्य का है। अगर दरबार ने विवेक से काम लिया होता तो यह व्यापार सफल होता, पर लालच ने सबको उलझा दिया। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गहराई से सिर हिलाया। तो तुम कहना चाहते हो कि दोष वस्तु का नहीं, दृष्टि का है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, व्यापार वस्तु से नहीं, सोच से चलता है। दवाई, कपड़ा, योजना, ये सब साधन हैं, पर विवेक ही लाभ का असली मार्ग है। अकबर ने तीनों सौदागरों की तरफ देखा।
तुमने हमें एक बड़ा सबक दिया। लालच में अंधा होकर कोई भी योजना विनाश ला सकती है, पर तुम्हारी चालाकी ने दरबार को सोचने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें सम्मानित करूंगा कि तुमने समाज का आईना दिखाया। दरबार में तालियां बजी, तीनों सौदागर झुक गए। अकबर ने कहा, आज से कोई भी व्यापार दरबार में तभी होगा जब उसके लाभ और जोखिम दोनों खुले तौर पर बताए जाएंगे। यह आदेश जारी होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह असली व्यापार वही है जिसमें सच और विवेक दोनों साथ चले। जो केवल चमक दिखे और खतरे छुपे वह सौदा नहीं, छल है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारी अक्ल की दवाई तो सच में काम करती है बीरबल। सब हंस पड़े। इस पूरे प्रसंग ने दरबार को सिखाया कि आसान लाभ का लालच सबसे बड़ा खतरा है। बाहरी चमक में उलझकर असली सवालों को भूल जाना विनाश की राह है। पारदर्शिता और विवेक से ही व्यापार और शासन दोनों चलते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। समाज को समझाने वाला असली व्यापारी वही है जो सच बताने की हिम्मत रखे। दरबार ने उस दिन से कई व्यापारिक योजनाओं की जांच की, पर अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि जहां लालच है वहां छल हमेशा लौट आता है। कौन जाने अगला सौदागर कौन सा नया खेल लेकर आए। पर फिलहाल दरबार ने सीख ली थी, सोचो समझो फिर निर्णय करो। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। दरबार में आई हंसी की महामारी और बीरबल ने उसे कैसे रोका। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा शाही अनुशासन, शिष्टाचार और गंभीरता के लिए जाना जाता था, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि समूचा दरबार हंसी में डूब गया। कोई गंभीर बात नहीं कर पा रहा था। मंत्री झुकते ही हंसी में दोहरे हो रहे थे। सेनापति आदेश देते देते खुद ही खिलखिला उठते थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह महामारी है क्या। बादशाह अकबर का चेहरा पहले तो नाराजगी से तमतमा उठा, फिर आश्चर्य से लाल हुआ और अंत में परेशानी से सफेद। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, दरबार को संभालो। यह कैसी अजीब बीमारी है जो हंसी में सबको बेहाल कर रही है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह बीमारी तो नहीं, शायद किसी ने मनोरंजन का ऐसा जादू फैला दिया है जिसे कोई रोक नहीं पा रहा। तो जादू कौन कर रहा है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सबको देखा। कोई जवाब नहीं। सभी हंसी रोकते रोकते फुसफुसा रहे थे। बीरबल ने आंख मारते हुए कहा, जहां पनाह, आज दरबार को हंसी की महामारी से बचाना मेरे ही जिम्मे है। आइए देखें यह खेल क्या है और किसकी शरारत है। हंसी की शुरुआत। दरबार का वातावरण सुबह से ही अजीब था। जब दरबारियों ने प्रवेश किया तो सबसे पहले दरवाजे पर खड़े हरकारे ने अपने आदेश देने की कोशिश की। सब 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 और उसके बाद खुद ही जोर से हंस पड़ा। सैनिक आदेश देते देते खिलखिलाने लगे। कोई अपने घुटनों पर हाथ मारकर लोटपोट हो रहा था, कोई अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। दरबार में यह दृश्य देखकर अकबर स्वयं भी मुस्कुराए, पर जैसे ही किसी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए मजाकिया चेहरा बनाया, बादशाह खुद भी हंसी से कांप उठे। यह देखकर दरबार में बैठे कवि ने कहा, जहां पनाह, आज तो कविता की जरूरत नहीं, हंसी ही कविता बन गई है। हंगामा बढ़ता गया। कोई गंभीर चर्चा नहीं हो पा रही थी। सभी दरबारी हंसी के दौरे से जूझ रहे थे। यह दृश्य देखकर अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल का निरीक्षण। बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने गंभीरता का अभिनय किया।
दरबार में शांति चाहिए, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। पर जैसे ही उन्होंने शांति शब्द बोला, पास बैठे एक मंत्री ने हंसी का दौरा शुरू कर दिया। फिर दूसरे मंत्री ने, फिर तीसरे ने। सब एक साथ हंसी में डूब गए। बीरबल ने हाथ उठाकर संकेत किया, ठहरिए। फिर जोर से बोले, जो हंसेगा उसे। बीरबल ने खुद भी हंसी रोकते हुए कहा, उसे। दरबार से बाहर, लेकिन खुद ही हंसी से लोटपोट हो गए। दरबार में फिर से ठहाका। अकबर माथा पकड़कर बोले, बीरबल, कुछ करो, वरना दरबार की गरिमा चली जाएगी। बीरबल ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मन ही मन बोले, यह हंसी साधारण नहीं है, इसमें किसी की योजना है। पहले स्रोत ढूंढना होगा। दरबार में पूछताछ। बीरबल ने दरबारियों को एक एक कर बुलाना शुरू किया, पर जैसे ही कोई दरबारी सवाल सुनता, हंसी से कांपने लगता। पहले सेनापति को बुलाया, पूछा, बताइए दरबार में यह हंसी कैसे फैल रही है। सेनापति बोले, हुजूर, यह तो, अरे हाँ, और घुटनों पर गिर पड़े। फिर खजांची से पूछा। खजांची ने कहा, मुझे तो हाँ नहीं पता। हाँ। फिर कवि से पूछा। वह बोला, जहां पनाह शब्दों में स्वाद है, हास्य में रंग है। हाँ। बीरबल समझ गए, सभी किसी अनजानी लहर से प्रभावित हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो हंसी फैलाकर दरबार को अस्थिर कर रहा है। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने तुरंत 2 आदेश दिए। दरबार में प्रवेश से पहले सबकी जांच होगी। जो सबसे पहले हंसेगा, उसे दरबार से बाहर नहीं, बल्कि हंसी का कारण खोजने के लिए अंदर ही रोका जाएगा। फिर उन्होंने स्वयं दरबार में घूमकर सबके चेहरों को देखना शुरू किया। किसी के होंठ कांप रहे थे, किसी की आंखों में चमक थी, कोई फुसफुसाकर हंसी रोक रहा था। थोड़ी देर में बीरबल ने देखा, दरबार में बैठे एक नए सदस्य के चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक है। वह व्यक्ति बाकी सभी को देखकर खुद हंसी रोक रहा है। बीरबल ने मन ही मन कहा, यही है सूत्रधार। उन्होंने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह दरबार की हंसी का स्रोत मिल गया है, पर उसे पकड़ने के लिए हमें चालाकी करनी होगी। मैं एक खेल प्रस्तावित करता हूं। जो सबसे ज्यादा हंसेगा, उसे हास्य मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। दरबार में घोषणा हुई, जो सबसे ज्यादा हंसेगा वही हास्य मंत्री। सब चौंके। फिर ठहाका। लोग सोचने लगे, अगर हम हंसे तो मंत्री बन सकते हैं। हंसी और बढ़ गई। लोग खुद को रोक नहीं पाए। वही नया सदस्य सबसे ज्यादा हंसते हुए गिर पड़ा। बीरबल ने तुरंत इशारा किया। सैनिक उसे सम्मानपूर्वक दरबार के बीच लाए। असली कारण का खुलासा। बीरबल ने पूछा, बताइए आप कौन हैं और यह हंसी दरबार में कैसे फैला दी। वह व्यक्ति हंसते हंसते बोला, जहांपना, मेरा नाम है रंगीला। मैं नगर में हास्य कलाकार हूं। मैंने सोचा दरबार में इतना गंभीर माहौल है कि सबकी आत्मा बोझिल हो गई है। मैंने एक नया हास्य खेल बनाया, संक्रामक हंसी। इसमें बस आंखों से संकेत देना होता है और सामने वाला खुद हंसी में फंस जाता है। बस मैंने दरबार में आकर इसे आजमाया। सब पर असर कर गया। दरबार में सन्नाटा। फिर धीमे धीमे हंसी फैलने लगी। अकबर पहले तो गुस्से में बोले, तुमने दरबार की गरिमा खराब कर दी। पर बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह अपराध तो है,
पर यह अपराध समाज का आईना भी है। दरबार की गंभीरता ने लोगों को थका दिया था। रंगीलाल ने उन्हें राहत दी। हमें इसे दंड नहीं, दिशा देनी चाहिए। अकबर ने सोचा, फिर बोले, ठीक है रंगीलाल, तुम दरबार में हास्य मंत्री बनोगे, पर शर्त यह है कि हंसी तभी फैलाओ जब समय उचित हो। व्यर्थ में दरबार की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। रंगीलाल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मेरे लिए सम्मान है। मैं वचन देता हूं कि हास्य को संयम के साथ उपयोग करूंगा। बीरबल की अंतिम सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी दूरदृष्टि ने दरबार को बचा लिया। तुमने अपराध में छिपा गुण भी पहचान लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हंसी कोई शत्रु नहीं, पर असमय की हंसी अनुशासन तोड़ देती है। इसलिए हास्य का उपयोग समय और संतुलन से करना चाहिए। दरबार तभी मजबूत होता है जब गंभीरता और आनंद साथ साथ चले। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा। सबने सिर झुकाकर सहमति जताई। सेनापति बोले, आज से हम हर सप्ताह एक दिन हास्य सभा करेंगे। कवि बोले, मैं हास्य कविताएं लिखूंगा। खजांची मुस्कुराकर बोले, और मैं हिसाब ऐसे बनाऊंगा कि हास्य भी दर्ज हो। दरबार में तालियां गूंज उठी। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार और भी प्रसिद्ध हो गया। वहां कठोर अनुशासन भी था और समय पर हास्य का रंग भी। दरबार की कार्यवाही मजेदार और संतुलित हो गई। लोग कहते, जहां अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी साथ हो, वहां हंसी भी अनुशासन में रहती है। रंगीलाल को हास्य मंत्री का पद मिला। वह दरबार में समय देखकर मजेदार किस्से सुनाते, कविताएं प्रस्तुत करते और लोगों की थकान दूर करते। बीरबल की चतुराई ने सबको यह सिखाया कि हंसी भी समाज का आवश्यक हिस्सा है। अनुशासन और आनंद का संतुलन ही स्थायी व्यवस्था बनाता है। समस्या का हल केवल दंड से नहीं, दृष्टि से होता है। असामान्य परिस्थिति में भी समाधान खोजा जा सकता है। हालांकि दरबार में सब सामान्य हो गया था, बीरबल ने अकबर से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हंसी की महामारी तो थम गई, पर अगली बार कौन सी अजीब चुनौती आएगी कोई नहीं जानता, पर हम तैयार हैं। अकबर ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब तक तुम हो बीरबल, दरबार में संकट आएगा तो उसका हल भी मिलेगा। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। यह रही अगली पूरी, अनूठी और नॉन मैचिंग कहानी। शीर्षक, बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मैं बिना देखे सब जान सकता हूँ के साथ। कहानी में पूरा आरंभ, संघर्ष, रहस्य, खुलासा और सीख शामिल है। यदि आप चाहें तो मैं इसे वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो स्टोरी या संवाद रूप में भी बदल सकता हूं। बताइए। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मैं बिना देखे सब जान सकता हूं। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी शान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन दरबार में कोई न कोई नई बात होती, कोई नई चुनौती आती। पर उस दिन दरबार में जो हुआ, वह पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गया। एक दरबारी ने दावा किया, मैं बिना देखे सब जान सकता हूँ। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और बीरबल को संकेत दिया, तुम ही देखो कि यह दावे के पीछे सच्चाई है या सिर्फ दिखावा। दरबार का दृश्य। दरबार में बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ मंत्री, सेनापति, विद्वान, कवि, व्यापारी और दरबारी मौजूद थे। सबकी आंखें उस दरबारी पर टिक गई थीं जिसने यह दावा किया था। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। क्या सच में बिना देखे सब जान सकता है? यह तो जादू जैसा है, या कोई छल है?
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताइए आपका नाम क्या है। वह दरबारी आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मेरा नाम राघव पंडित है। मैं दूर प्रदेश से आया हूँ। मैं बिना देखे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ज्ञान कर सकता हूँ, चाहे वह किसी भी कमरे में छुपी हो, चाहे किसी व्यक्ति के मन में हो, मैं उसे जान सकता हूँ। दरबार में खुसर पुसर बढ़ गई। कुछ लोग प्रभावित, कुछ सशंकित। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, किसी का दावा तभी मान्य होगा जब उसका परीक्षण हो। आइए हम परीक्षण की योजना बनाते हैं। पहली परीक्षा, बंद कमरे का रहस्य। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक कमरे को बंद कर दिया जाए, अंदर किसी वस्तु को छुपा दिया जाए। राघव पंडित को उस वस्तु का नाम बताना होगा। कमरे में दरबार के 2 सेवकों ने जाकर एक साधारण वस्तु छुपाई, एक नीला मोती। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अकबर ने पूछा, पंडित जी, अंदर क्या छुपा है। राघव पंडित ने आंखें बंद की, हाथ हिलाया और बोला, जहांपनाह, अंदर एक चमकती वस्तु है। यह मोती है, नीला, गोल और बहुत सुंदर। दरबार में वाहवाह। दरवाजा खोला गया। अंदर सच में नीला मोती था। दरबारियों ने दंग होकर राघव पंडित की तरफ देखा। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है। राघव पंडित ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वस्तुएं अपने कंपन से प्रकट होती हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। बीरबल ने चुपचाप सब देखा। उन्होंने मन में सोचा, किसी ने संकेत दिए होंगे। अभी असली परीक्षा बाकी है। दूसरी परीक्षा, मन का रहस्य। अकबर ने कहा, अब बताइए मैं अभी क्या सोच रहा हूं। राघव पंडित ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं कि यह सब सच है या झूठ। आप अपनी बुद्धि से इसका परीक्षण करना चाहते हैं। आप उत्सुक हैं पर सतर्क भी। आप चाहते हैं कि आपका दरबार प्रभावित हो, पर आप किसी छल में न फंसें। अकबर की आंखें चमक उठीं। दरबार में एक बार फिर वाहवाह। कुछ दरबारी कहने लगे, यह तो सच में मन पढ़ सकता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, मन में विचार अनेक होते हैं। यदि आप बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो आपके शब्दों को प्रमाणित करना आसान नहीं होगा। हम तीसरी परीक्षा करेंगे। तीसरी परीक्षा, चुनौतीपूर्ण प्रश्न। बीरबल ने दरबार में सबकी तरफ देखकर कहा, पंडित जी, आपके ज्ञान की अंतिम परीक्षा होगी। दरबार में एक व्यक्ति को चुना जाएगा। उसके पास एक वस्तु होगी। वस्तु छुपाई जाएगी। न मैं, न सेवक, न कोई दरबारी उस वस्तु का नाम जानेगा। केवल वही व्यक्ति जानेगा। आपको बिना देखे उसका नाम बताना होगा। यदि आप सफल हुए तो हम आपको दरबार का मान देंगे। यदि असफल हुए तो आपके दावे को झूठ माना जाएगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। एक सेवक को बुलाया गया। उसके हाथ में एक थैली दी गई। थैली में कुछ रखा गया। दरबारियों के सामने थैली बंद कर दी गई। सेवक को कहा गया, तुम्हें जो वस्तु दी गई है उसका नाम किसी को नहीं बताना, न यहां न बाहर। फिर बीरबल ने सेवक से पूछा, क्या तुम वस्तु का नाम जानते हो। सेवक ने कहा, हाँ, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब राघव पंडित को परीक्षा देंगे। परीक्षा का क्षण। राघव पंडित ने आंखें बंद की। उसने हाथ फैलाकर थैली की तरफ इशारा किया। कुछ देर ध्यान किया और बोला, जहांपनाह, थैली में एक वस्तु है। यह गोल नहीं, न चमकदार, बल्कि लकड़ी की,
और इसमें लोहे की एक पतली चीज लगी है। यह एक कलम है जो लेखन में उपयोग होती है। दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने सेवक से थैली खुलवाने को कहा। थैली खोली गई। अंदर सच में एक पुरानी लकड़ी की कलम थी जिसमें लोहे की नोक लगी थी। दरबार में फिर से हड़कंप। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह तो असंभव है, यह तो किसी साधारण इंसान से परे है। अकबर स्वयं हैरान थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप अद्भुत हैं। आप जो कह रहे हैं वह सच साबित हो रहा है। लेकिन बीरबल की आंखों में चमक अलग थी। उन्होंने मन में सोचा, यह खेल जितना दिख रहा है उतना सरल नहीं। निश्चित ही इसमें चालाकी है। अब देखना होगा कि सत्य कहाँ है। बीरबल की जांच, संकेतों का खेल। परीक्षा के बाद बीरबल ने अकेले में सेवक को बुलाकर पूछा, बताओ थैली में क्या था? सेवक ने मुस्कुराकर कहा, कलम थी। मैं खुद ही अंदर रख आया था, पर किसी को नहीं बताया। तो क्या किसी ने तुम्हें संकेत दिया? सेवक ने सिर झुका लिया। जी, पंडित जी ने। उन्होंने थैली बंद करते समय मुझसे पूछा, कलम है न? मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। बीरबल ने आंखें चौड़ी की। बस यही खेल है, उन्होंने मन ही मन कहा। संकेतों से ज्ञान हासिल किया गया है। देखना होगा कि यह जाल कहां तक फैला है। अगले दिन दरबार बुलाया गया। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहां पनाह, पंडित जी ने कोई जादू नहीं किया। यह सब संकेतों का खेल है। पहला परीक्षण इसलिए सफल हुआ क्योंकि सेवकों ने छुपाते समय अनजाने में संकेत दे दिए। दूसरा परीक्षण इसलिए सफल हुआ क्योंकि जहां पनाह की सोच सबके सामने स्पष्ट थी। तीसरे परीक्षण में सेवक से सिर हिलाकर संकेत मिल गया। यह कौशल है पर चमत्कार नहीं। दरबार में खुसर पुसर। राघव पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोलने की कोशिश करता रहा पर शब्द नहीं निकलते। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, क्या आप स्वीकार करते हैं कि यह जादू नहीं, संकेतों का खेल है? राघव पंडित ने झुककर कहा, हाँ जहांपना, मैंने छल किया। मैं प्रसिद्धि चाहता था। मैंने संकेतों से दरबारियों को प्रभावित किया। मैं क्षमा चाहता हूं। अकबर ने दरबार की तरफ देखा, फिर बोले, राघव पंडित, छल अपराध है, पर आपकी प्रतिभा नकारने योग्य नहीं। आप संकेतों के खेल में माहिर हैं। यदि आप चाहें तो दरबार में प्रशिक्षण देकर युवाओं को ध्यान, संकेत और निरीक्षण का अभ्यास सिखा सकते हैं, पर झूठ से प्रतिष्ठा अर्जित करना उचित नहीं। राघव पंडित ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपका आदेश मानता हूं। मैं दरबार की सेवा में रहूंगा। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, यह घटना हमें एक बड़ी सीख देती है। हर चमकती चीज चमत्कार नहीं होती। कई बार हमारा मन, हमारी जिज्ञासा और हमारी जल्दी प्रभावित होने की प्रवृत्ति हमें भ्रम में डाल देती है। ज्ञान केवल बाहरी संकेतों से नहीं, विवेक से प्राप्त होता है। ध्यान, निरीक्षण और संयम से ही वास्तविक ज्ञान संभव है। छल को पहचानने का सबसे बड़ा हथियार है सतर्कता। दरबार में तालियां बजी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। आज तुमने न केवल छल का पर्दाफाश किया, बल्कि ज्ञान का वास्तविक मार्ग भी दिखाया। राघव पंडित ने भी विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं दरबार का आभारी हूं। आज से मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। इस घटना के बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार और अधिक सजग हो गया। दरबारियों ने समझा कि ज्ञान केवल बाहरी संकेतों से नहीं मिलता। जादू या चमत्कार का दावा हर बार सच्चा नहीं होता।
निरीक्षण, संयम और विवेक से ही भ्रम से बचा जा सकता है। हिम्मत और विनम्रता से गलती स्वीकार करना भी बड़ी बात है। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में हर सप्ताह ज्ञान, निरीक्षण और तर्क पर चर्चा की जाएगी और राघव पंडित को ध्यान व निरीक्षण की शिक्षा देने का कार्य सौंपा गया। बीरबल की दूरदर्शिता ने दरबार को न केवल संकट से बचाया बल्कि उसे विवेक का मार्ग भी दिखाया। यह रही अगली पूरी, अनूठी और नॉन मैचिंग कहानी, शीर्षक बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा मैं बिना देखे सब जान सकता हूँ के साथ। कहानी में पूरा आरंभ, संघर्ष, रहस्य, खुलासा और सीख शामिल है। यदि आप चाहें तो मैं इसे वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो स्टोरी या संवाद रूप में भी बदल सकता हूँ। बताइए। अगली नई कहानी। दो दर्जी आपस में भिड़ गए, किसकी सिलाई सबसे बड़ी। दरबार में हलचल मच गई थी। शेख रहीम और पंडित चंद्रपाल दोनों आपस में भिड़े खड़े थे। एक कहता मेरी सिलाई सबसे बढ़िया, दूसरा कहता मेरी कढ़ाई ही असली कला। बात इतनी बढ़ गई कि बादशाह अकबर ने हंसते हुए बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचा तो दोनों दर्जी अपनी अपनी दलीलें लेकर खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ आखिर किसकी सिलाई बड़ी है। शेख रहीम ने छाती फुलाकर कहा, जहांपना, सिलाई वही जो जोड़ को छुपा दे, जो कपड़े की सुंदरता को न बिगाड़े। मेरी सिलाई इतनी महीन है कि आंखें धोखा खा जाएं। पंडित चंद्रपाल ने तुरंत पलटकर कहा, महाराज, कपड़ा केवल जोड़ से नहीं, कला से बड़ा होता है। मेरी सिलाई सौंदर्य और मजबूती का मेल है, पहनने वाले का व्यक्तित्व बढ़ाती है। दरबार में कुछ लोग शेख रहीम के पक्ष में बोले, सही कहा, सिलाई अदृश्य होनी चाहिए। कुछ लोग पंडित चंद्रपाल के पक्ष में बोले, सिलाई तभी तो कला कहलाती है जब उसमें शोभा हो। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखें बंद कर जैसे सोचने का नाटक किया और फिर कहा, दोनों की बात में दम है, पर फैसला बिना परीक्षा के कैसे हो। शेख रहीम और चंद्रपाल दोनों एक साथ बोले, परीक्षा हो, अभी हो। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज दरबार में एक परीक्षा होगी। दोनों दर्जी एक जैसे कपड़े देंगे, दोनों को उसे सिलना होगा, पर शर्तें ऐसी होंगी कि न केवल हुनर बल्कि धैर्य, समझ और उपयोगिता भी सामने आए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, यही चाहिए। परीक्षा की तैयारी। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि एक ही कपड़े की दो समान चादरें लाकर दोनों दर्जियों को दी जाएं। कपड़ा बढ़िया था, कश्मीरी ऊन से बना, हल्का, मजबूत और सुंदर। फिर बीरबल ने शर्तें घोषित की। एक, कपड़े की सिलाई इतनी हो कि न दिखे तो भी मजबूती साबित हो। 2, सिलाई इतनी हो कि देखने में सुंदर लगे तो भी जोड़ मजबूत रहे। 3, कपड़ा 3 दिन दरबार में उपयोग में लाया जाएगा, पहले पहनकर, फिर बिछाकर, फिर भारी सामान रखकर। 4, 3 दिन बाद दरबार का हर सदस्य बताएगा कि कौन सी सिलाई काम में ज्यादा उपयोगी और प्रभावशाली साबित हुई। दोनों दर्जियों ने शर्त मान ली। पहली परीक्षा पहनने की। पहले दिन दरबारियों में से चुने गए 5 लोगों को दोनों कपड़ों से बने अलग अलग वस्त्र पहनाए गए। शेख रहीम की सिलाई का वस्त्र बिल्कुल सपाट था, जोड़ कहीं दिखाई नहीं देते थे। लोग हैरान होकर कहते, वाह, जैसे कपड़ा खुद ब खुद जुड़ गया हो। पंडित चंद्रपाल की सिलाई का वस्त्र सुंदर कढ़ाई से सजा था। किनारों पर हल्की सुनहरी डोरियों की सजावट, अंदर मजबूत ताके। देखते ही लोग बोले, यह तो पहनने वाला रईस लगेगा। बीरबल ने दोनों वस्त्र पहनकर देखा और मुस्कुराकर कहा, एक में छुपा हुनर है, दूसरे में दिखता हुनर। दूसरी परीक्षा बिछाने की। अगले दिन दोनों कपड़ों को दरबार में बिछाया गया। शेख रहीम का कपड़ा बिछाते समय बिल्कुल समतल दिखा।
कोई सिलाई की लाइन नहीं दिखती थी। इसे छूकर दरबारी बोले, यह तो बादलों जैसा है। पंडित चंद्रपाल का कपड़ा बिछाते समय सुंदर दिखा, किनारे पर नक्काशी, बीच में बारीक टाके। लेकिन जब दरबार के कुछ लोग ध्यान से देखने लगे तो जोड़ साफ नजर आने लगे। तीसरी परीक्षा भारी सामान पर। तीसरे दिन बीरबल ने परीक्षा की असली चाल चली। उसने एक बड़े संदूक में पत्थर भरवाए और पहले दिन शेख रहीम की चादर पर रखे। चादर ने वजन सह लिया, जोड़ कहीं से खुला नहीं। दरबारियों ने सराहा, वाह, मजबूती का उदाहरण। फिर पत्थर पंडित चंद्रपाल की चादर पर रखे गए। पहले तो चादर संभली रही, पर कुछ देर में किनारे की सिलाई में हल्का सा खुलाव आ गया। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब दरबार में सबकी राय ली जाएगी। दरबारियों की राय। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताइए किसकी सिलाई बड़ी है? दीवान अब्दुल रहीम बोले, जहां पनाह, शेख रहीम की सिलाई छुपी हुई है, उपयोग में आसान और मजबूत। राजवैद्य बोले, मुझे पंडित चंद्रपाल की सिलाई सुंदर लगी, देखने में मन मोह लेती है। सैनिक बोले, हमारे लिए तो शेख रहीम की सिलाई ज्यादा काम की है, पहनते समय और चलने में सुविधा मिलती है। कवि ने कहा, कला की बात करें तो पंडित चंद्रपाल की सिलाई में सौंदर्य है। अकबर सोच में पड़ गया। दरबार दो भागों में बंटा हुआ था। तभी बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बीरबल का न्याय। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, सिलाई दो प्रकार की होती है, एक वह जो दिखती नहीं पर काम करती है, दूसरी वह जो दिखती है पर हर कोई देखे। एक छुपा हुआ ज्ञान है, दूसरी दिखाई देने वाली कला। शेख रहीम की सिलाई उपयोगिता और मजबूती का प्रतीक है। पंडित चंद्रपाल की सिलाई शोभा और सौंदर्य का प्रतीक है। परंतु यदि सिलाई दिखती ही रहे और मजबूती में कमी हो जाए तो वह केवल दिखावा बन जाती है। वहीं अगर सिलाई इतनी छुप जाए कि सौंदर्य न बचे तो वह फीकी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस सिलाई में मजबूती और सौंदर्य दोनों हो वही बड़ी है। परंतु परीक्षा के अनुसार उपयोगिता का मूल्य अधिक है। आठ दरबार की आवश्यकता, पहनने वालों की सुविधा और भार सहने की क्षमता को देखकर शेख रहीम की सिलाई बड़ी मानी जाती है। फिर भी मैं दोनों दर्जियों को सम्मानित करता हूं, शेख रहीम को मजबूत सिलाई का उस्ताद और पंडित चंद्रपाल को कला सिलाई का आचार्य की उपाधि देता हूं। दोनों मिलकर काम करें तो ऐसा वस्त्र तैयार होगा जो मजबूत भी होगा और सुंदर भी। दरबार में तालियां गूंज उठी। दोनों दर्जियों के चेहरे पर पहले संकोच फिर मुस्कान छा गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। शेख रहीम ने कहा, पंडित जी, सच है, सुंदरता और मजबूती दोनों जरूरी हैं। पंडित चंद्रपाल ने भी हंसते हुए कहा, रहीम भाई, अब से हम साथ काम करेंगे। आपकी सिलाई, मेरी कढ़ाई दरबार के लिए बेमिसाल वस्त्र बनाएंगे। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने विवाद को सहयोग में बदल दिया। यही असली बुद्धिमत्ता है। फिर अकबर ने दोनों दर्जियों को पुरस्कार दिए, सोने की थाल, रेशमी कपड़े और शाही मानपत्र। दरबारियों ने तालियां बजाईं और हंसी ठिठोली में कहने लगे, अब तो कपड़े भी मुस्कराएंगे। बीरबल मुस्कुराकर अकबर की ओर झुका, जहां पनाह, सिलाई की तरह ही समाज भी है। जोड़ मजबूत हो, सौंदर्य बना रहे, तभी वस्त्र टिकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आज का न्याय न केवल सिलाई पर था, बल्कि जीवन की समझ पर भी। दरबार के बाद उस दिन के बाद शेख रहीम और पंडित चंद्रपाल ने मिलकर कई सुंदर और मजबूत वस्त्र बनाए।
दरबार के वस्त्रों से लेकर आम लोगों के कपड़ों तक दोनों का हुनर फैल गया। लोग कहते, जहां उपयोगिता और सौंदर्य साथ हो वहीं असली कला है। बीरबल की सूझबूझ की मिसाल दरबार में बार बार दी जाती। अकबर ने कहा, यह न्याय ही नहीं, समाज की दिशा है। कहानी से सीख, सच्चा हुनर वही है जिसमें मजबूती और सुंदरता दोनों का संतुलन हो। केवल दिखावा या केवल उपयोगिता किसी का भी लाभ अधूरा है। सहयोग से ही काम का विस्तार होता है। अगली नई कहानी। दरबार में आया वो आदमी जिसने कहा, मैं बिना देखे रंग पहचान सकता हूं। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह सज चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की कतारें लगी थीं। तभी अचानक एक अजीब आदमी दरबार में प्रवेश कर गया। उसका पहनावा साधारण था, पर उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास चमक रहा था। सिर पर सफेद पगड़ी, कंधे पर रंगों से भरा थैला, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह बिना अनुमति सीधे दरबार के बीच आकर खड़ा हो गया। दरबारी चौंक उठे। पहरेदारों ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे दरबार में आने दीजिए, मैं बादशाह से एक दावा करना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर इशारा किया, उसे आने दो, देखो तो सही क्या दावा है। आदमी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, मैं रंगों का ज्ञानी हूँ। मैं बिना देखे सिर्फ स्पर्श, गंध और अनुभव से हर रंग पहचान सकता हूँ। कोई भी रंग मुझे छुपा नहीं सकता। आप चाहें तो मुझे परख सकते हैं। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। दीवान ने आंखें फैलाईं, यह कैसा दावा है। कवि ने हंसते हुए कहा, रंग देखे बिना पहचानना, यह तो मजाक है। सैनिकों ने फुसफुसाकर कहा, शायद कोई ढोंगी होगा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। यह रोचक बात है। बीरबल ने तुरंत आंखों में चमक भरते हुए कहा, हुजूर, ऐसा दावा सुनकर मैं भी उत्सुक हो उठा हूं। आइए इसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज की परीक्षा होगी रंगों की। दरबार से 5 अलग रंगों के कपड़े लाए जाएं। इस आदमी को आंखों पर पट्टी बांधकर स्पर्श, गंध और अनुभव से रंग पहचानने होंगे। जो रंग सही बताएगा वही रंग उसके ज्ञान का प्रमाण होगा। अकबर ने आदेश दिया। तुरंत दरबार के सेवकों ने 5 थैले लाकर रखे। उनमें लाल, नीला, पीला, हरा और सफेद रंग के कपड़े थे। बीरबल ने स्वयं कपड़ों को छांटकर अलग रखा ताकि कोई धोखा न हो। फिर उस आदमी को बुलाया गया। उसकी आंखों पर मोटी कपड़े की पट्टी बांध दी गई। दरबारियों में कौतूहल फैल गया। पहली परीक्षा, लाल रंग। बीरबल ने कपड़ों में से पहला कपड़ा उठाकर उसके हाथ में थमाया। स्पर्श करो और बताओ कौन सा रंग है। आदमी ने हाथ फेरते हुए कपड़े को सूंघा, पलटा, मोड़ा, फिर बोला, यह लाल रंग है। इसमें गुलाब की हल्की गंध है। स्पर्श में गर्माहट और ताकत महसूस होती है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने कपड़ा हटाकर लाल रंग दिखाया। सब दंग रह गए, पहला रंग सही पहचाना। दूसरी परीक्षा, नीला रंग। अब दूसरा कपड़ा उसके हाथ में दिया गया। उसने हाथ फेरते हुए कहा, यह नीला रंग है। इसमें ठंडी हवाओं की छाया है, समुद्र की गहराई जैसी। इसका स्पर्श शांत और फैलता हुआ है। बीरबल ने कपड़ा हटाकर दिखाया, नीला। दरबार में हल्की सराहना गूंज उठी। तीसरी परीक्षा, पीला रंग। अब तीसरे कपड़े को दिया गया। उसने गंध लेकर कहा, यह पीला है। इसमें सूरज की गर्मी, हल्दी की महक और ऊर्जा का एहसास है।
बीरबल ने मुस्कुराकर कपड़ा खोल दिया, पीला। दरबार में कानाफूसी तेज हो गई। चौथी परीक्षा, हरा रंग। अब चौथा कपड़ा। उसने आंख बंद किए ही कपड़े को पलटा और बोला, यह हरा है। इसमें ताजगी, खेत की मिट्टी और पत्तों की नमी महसूस होती है। दरबारियों ने राहत की सांस ली। कपड़ा खोला गया, हरा। सब दंग रह गए। पांचवी परीक्षा, सफेद रंग। अब आखिरी कपड़ा। यह सबसे कठिन माना जा रहा था। उसने ध्यान से कपड़े को छूकर कहा, यह सफेद है। इसमें किसी रंग की गंध नहीं, पर हल्की ठंडक और शुद्धता का एहसास है। यह वह रंग है जो सभी रंगों को समेटे हैं। कपड़ा खोला गया, सफेद। दरबार में हलचल मच गई। कोई कहे चमत्कार, कोई बोले यह तो असंभव है। अकबर की आंखें फैल गईं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दीवान अब्दुल रहीम बोले, मैंने तो सोचा था यह ठग होगा, पर यह सचमुच रंग पहचानता है। राजवैद्य ने कहा, गंध और स्पर्श से रंग का ज्ञान अद्भुत। कवि ने कहा, यह तो रंगों का योगी है। सैनिकों ने तालियां बजाईं। दरबारियों ने उत्साह से हाँ में हाँ मिलाई। बीरबल की शंका। लेकिन बीरबल केवल चमत्कार से प्रभावित नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, रुकिए, यह परीक्षा पूरी नहीं हुई। हो सकता है इसने रंगों की गंध पहले से पहचान कर रखी हो सकता है कपड़े पहले से चिन्हित किए गए हों। हमें इसकी बुद्धिमत्ता की दूसरी परीक्षा भी लेनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा, आगे की परीक्षा भी लो। दूसरी परीक्षा, रंगों की रचना। बीरबल ने 5 रंगों के छोटे टुकड़े मंगवाए। उसने कहा, अब यह आदमी बताएगा कि 2 रंग मिलाकर कौन सा रंग बनेगा। उसे बिना देखे सिर्फ स्पर्श से बताना है। पहला परीक्षण, लाल और सफेद। दूसरा, नीला और पीला। तीसरा, हरा और सफेद। चौथा, लाल और नीला। पांचवा, पीला और हरा। पहला परीक्षण, लाल प्लस सफेद। बीरबल ने 2 कपड़ों को मिलाकर हाथ में दिया। आदमी ने छूते हुए कहा, यह गुलाबी होगा। लाल की गर्माहट और सफेद की ठंडक मिलकर नरम रंग बनाते हैं। दरबार में फिर आश्चर्य। दूसरा परीक्षण, नीला प्लस पीला। उसने कहा, यह हरा बनेगा। ठंडी गहराई और गर्म ऊर्जा मिलती है तो ताजगी वाला रंग बनता है। दरबारियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तीसरा परीक्षण, हरा प्लस सफेद। उसने कहा, यह हल्का हरा या काई जैसा रंग बनेगा। ठंडक और नमी मिलकर प्रकृति का मधुर स्वरूप बनाते हैं। कई दरबारी उसकी कल्पना से प्रभावित हुए। चौथा परीक्षण, लाल प्लस नीला। उसने ध्यान से कपड़े को पलटते हुए कहा, यह बैंगनी होगा। गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो गहराई और रहस्य का रंग बनता है। कवि ने मुस्कुराकर कहा, वाह, जैसे शाम का आसमान। पांचवा परीक्षण, पीला प्लस हरा। उसने कहा, यह हल्का हरा या पीला सा रंग बनेगा। ऊर्जा और ताजगी का मेल। सबने उसकी बात स्वीकार की। बीरबल की आंखों में संतोष झलका। अंतिम परीक्षा, मन का रंग। अब बीरबल ने कहा, अब आखिरी परीक्षा होगी। इसमें रंग कपड़े से नहीं, मन से जुड़े होंगे। मैं उसे 5 प्रश्न पूछूंगा। प्रत्येक उत्तर में वह बताएगा कि उसका मन किस रंग जैसा है। अकबर ने अनुमति दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रश्न 1, तुम्हें क्रोध कैसा महसूस होता है? उसने उत्तर दिया, यह लाल जैसा है, तेज, गर्म और उग्र।
प्रश्न 2, शांति कैसा अनुभव होती है? नीला, ठंडी लहरों जैसा, मन स्थिर हो जाता है। प्रश्न 3, उत्साह कैसा होता है? पीला, चमकता, ऊर्जा से भरपूर। प्रश्न 4, प्रेम कैसा होता है? हरा, जीवन कोमलता और समर्पण से भरा। प्रश्न 5, त्याग कैसा होता है? सफेद, उसमें सब कुछ समेट लेने की क्षमता है। खुद खोकर दूसरों में समा जाना। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने कहा, यह केवल रंग पहचानने वाला नहीं, रंगों के पीछे की भावना समझने वाला ज्ञानी है। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति केवल रंगों की सतह नहीं पहचानता, वह उन रंगों के गुण, गंध, स्पर्श और भावनाओं को भी समझता है। यही असली ज्ञान है। ज्ञान वही है जो इंद्रियों से परे जाकर अनुभव का अर्थ समझे। अकबर ने खुशी से कहा, आज हमने न केवल रंग देखे बल्कि मन का रंग भी जाना। फिर उसने उस आदमी को शाही सम्मान दिया। उसे दरबार में रंगयोगी की उपाधि मिली। दरबार में उसके ज्ञान की चर्चा फैल गई। दरबार की प्रतिक्रिया। दीवान ने कहा, यह तो इंद्रियों का संतुलन है। राजवैद्य ने कहा, गंध, स्पर्श और अनुभूति से रंग पहचानना, यह तो चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा ज्ञान है। कवि ने कहा, यह तो जीवन का रंग है। सैनिक बोले, अब युद्ध में भी मन को समझना आसान होगा। बीरबल की मुस्कान। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने सही समय पर इसे परखा। चमत्कार से आगे जाकर उसकी समझ को परखा। यही असली न्याय है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, जो रंग आंखों से नहीं दिखते, वे मन में छुपे रहते हैं। उन्हें पहचानना कठिन है, पर संभव भी। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज हमने रंगों से बड़ा ज्ञान पाया। कहानी से सीख। सच्चा ज्ञान इंद्रियों से परे जाकर अनुभव, भावना और समझ से जुड़ता है। जो व्यक्ति बाहरी रंगों के साथ साथ मन के रंगों को भी पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अगली नई कहानी। दरबार में आया वो आदमी जिसने कहा, मैं बिना आवाज सुने हर झगड़े का कारण बता सकता हूं। दरबार में उस दिन हल्का सा कोलाहल था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, एक अजीब आदमी दरबार में आया है। कहता है कि वह बिना आवाज सुने हर झगड़े का कारण बता सकता है। यह सुनते ही दरबारियों में कौतूहल फैल गया। कुछ हंस पड़े, कुछ चौंक गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, उसे भीतर बुला, देखो तो सही क्या दावा है। आदमी अंदर आया। साधारण कपड़े पहने, दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई, आंखों में गहराई। वह सीधे दरबार के बीच जाकर झुककर बोला, जहांपना, मैं झगड़ों का कारण जानता हूं। लोग आवाज करते हैं, पर मैं बिना सुने ही समझ जाता हूं कि विवाद किस बात पर है। आप चाहें तो मुझे परख सकते हैं। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ी। किसी ने कहा, यह भी कोई बात हुई। किसी ने कहा, कहीं ढोंगी न हो। पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बीरबल, इसे परखने की व्यवस्था करो। बीरबल ने ध्यान से उस आदमी को देखा और पूछा, तुम्हें बिना आवाज सुने कैसे पता चलता है कि विवाद किस बात पर है? आदमी ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मनुष्य की आंखों की बेचैनी, उसके चेहरे की कसावट, उसकी चाल में तीखापन, सांसों की गति और आसपास की वस्तुओं की स्थिति देखकर मैं समझ लेता हूं कि विवाद किस वजह से पैदा हुआ होगा। आवाज तो बाद में आती है, असली कहानी पहले ही बताती है मन और शरीर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, परीक्षा लो, पर ध्यान रहे न्याय हो और छल न हो। बीरबल ने दरबार में परीक्षा की घोषणा कर दी।
5 अलग अलग विवादों की स्थिति बनाई जाएगी। हर स्थिति में झगड़ा बिना बोले दिखाया जाएगा और इस व्यक्ति को बिना आवाज सुने कारण बताना होगा। पहली स्थिति के लिए 2 दरबारियों को बुलाया गया। उन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, भौहें तनी हुई थीं। बीरबल ने उस व्यक्ति को दूर खड़ा कर दिया और कहा, बस देखो, सुनना नहीं है, बताओ झगड़ा किस बात पर है। आदमी ने ध्यान से दोनों को देखा। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, कपड़ों की सिलवटें टेढ़ी थीं, आंखें लाल थीं। उसने कहा, इनका विवाद खाने को लेकर है। शायद एक ही थाली पर नजर है। बीरबल ने इशारा किया। तुरंत एक थाली लाकर सामने रख दी गई। उसमें आधा खाया कबाब था। दरबार हंसी से गूंज उठा। पहला परीक्षण सही साबित हुआ। दूसरी स्थिति में 2 सैनिक आमने सामने खड़े थे। दोनों की ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी, पैर आगे बढ़े थे, कंधे सख्त। आदमी ने निरीक्षण किया और बोला, इनका विवाद मान सम्मान का है। शायद कोई आदेश किसका पहले माना जाए, इसी बात पर बहस है। बीरबल ने सिर हिलाकर संकेत दिया। दरबारी सैनिकों में से एक ने स्वीकार किया, हाँ, यही झगड़ा था। तीसरी स्थिति में एक व्यापारी और एक लेखक खड़े थे। व्यापारी की उंगलियां बेचैन थीं, बार बार कागज पलट रहा था। लेखक की आंखें इधर उधर थीं और वह बार बार हाथ झटक रहा था। आदमी ने कहा, यह व्यापार का विवाद है, पैसे का लेन देन सही नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर इशारा किया। व्यापारी ने स्वीकार किया, सच कहा। हिसाब किताब में मतभेद था। चौथी स्थिति में एक दरबारी और उसका सेवक खड़े थे। सेवक की आंखें नीचे झुकी थीं, होंठ कांप रहे थे। दरबारी की नजर बार बार कड़ी हो रही थी। आदमी ने कहा, यह सेवा में लापरवाही का विवाद है। सेवक से कोई काम ठीक से न हुआ होगा और दरबारी नाराज है। सेवक सिर झुकाकर मान गया, हाँ, गलती मेरी थी। पांचवी स्थिति सबसे कठिन थी। 2 युवा दरबारी आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में उलझन थी। चेहरों पर स्पष्ट गुस्सा नहीं था। आदमी ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें बंद हुई, फिर खोली। वह बोला, यह विवाद किसी बाहरी वस्तु का नहीं, मन की उलझन का है। शायद दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही अवसर को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। असली झगड़ा भीतर है। बीरबल ने कहा, सच बताओ। दोनों युवाओं ने सिर झुका लिया। उनमें से एक बोला, हाँ, हम दोनों एक ही पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। बाहर कुछ नहीं, मन की उलझन ने झगड़ा बनाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि यह व्यक्ति केवल बाहरी संकेत नहीं देखता, मन की गहराई भी समझता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, यह तो मन का ज्ञानी है। दीवान ने कहा, यह तो चिकित्सकों से भी बढ़कर समझ रखता है। कवि ने कहा, यह तो मन की कविता लिख सकता है। सैनिकों ने तालियां बजाईं। दरबार में उत्साह फैल गया। बीरबल मुस्कुराकर अकबर से बोला, जहां पनाह, असली विवाद आवाज से नहीं, मन की हलचल से पैदा होता है। जो उसे समझ ले, वही असली न्याय कर सकता है। अकबर ने उस व्यक्ति को सम्मानित किया। उसे दरबार में मनज्ञानी की उपाधि दी गई। उसे राजकीय चिकित्सकों के साथ काम करने का अवसर दिया गया ताकि वह मनोविकार और तनाव में लोगों की मदद कर सके। उस दिन से दरबार में यह चर्चा चलती रही कि झगड़े का कारण सुनकर नहीं, देखकर और समझकर जाना जाता है। अकबर ने कहा, आज हमने जाना कि न्याय केवल शब्दों से नहीं, भावों से भी होता है। बीरबल ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मन को समझना सबसे कठिन कला है।
जो उसे समझ ले वही समाज को जोड़ सकता है। दरबार में सबने एक स्वर में कहा, सही कहा, यही असली समझ है। उस दिन की न्याय सभा केवल झगड़ों का समाधान नहीं, मनुष्य के मन की पहचान की सभा बन गई और मनज्ञानी की बातें दूर दूर तक फैल गईं। दरबार में शांति और समझ का वातावरण बन गया। कहानी से सीख, मन की बेचैनी, असुरक्षा और भावनाओं को समझे बिना किसी विवाद का समाधान संभव नहीं। जो बिना शब्दों के मन की भाषा पढ़े वही सच्चा ज्ञानी और न्यायप्रिय होता है। दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से चमक रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, दरबारी अपने अपने स्थान पर, मंत्री, सेनापति, कवि, ज्योतिषी, हर कोई मौजूद। पर उस दिन दरबार में कुछ अलग ही माहौल था। दरबारी फुसफुसा रहे थे, आज 3 अजीब सौदागर आने वाले हैं। सुनते हैं, इनके पास ऐसी चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बीरबल मुस्कुराए, जहां अजीब लोग आए वहां कुछ मजेदार जरूर होगा, उन्होंने मन ही मन कहा। दरबार की शुरुआत, अकबर ने अपने खास अंदाज में कहा, आज का दिन कुछ अलग है। दरबार की शुरुआत करते हैं, देखना है कौन हमें हैरान करेगा। इतने में 3 व्यक्ति दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके वस्त्र साधारण पर साफ सुथरे थे, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक। वे एक साथ झुके और बोले, जहांपनाह, हम 3 सौदागर हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, पर आज हम कोई साधारण व्यापार नहीं लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं ऐसा सौदा जो आपके दरबार की शोभा बढ़ाएगा, आपकी प्रतिष्ठा दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा देगा। दरबार में हलचल, कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं ये जादूगर तो नहीं, कहीं यह किसी विदेशी राजा का जासूस तो नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले अपना नाम और अपनी वस्तु बताइए। 3 सौदागरों का परिचय। पहला सौदागर बोला, मेरा नाम हकीम रहीम है, मैं दूर ईरान से आया हूं। मैं ऐसी दवाई लाया हूं जो आदमी को इतना तेज बना देती है कि वह दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब तुरंत दे सकता है। बस एक चुटकी और आपकी अक्ल का जवाब नहीं। दरबार में हंसी, कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरा सौदागर आगे बढ़ा, मैं सेठ महेश दास हूं, समुद्री व्यापार से। मेरे पास ऐसा कपड़ा है जो कभी फटता नहीं, न गंदा होता है, न जलता है, महलों की शोभा बढ़ जाएगी। तीसरा सौदागर गंभीर स्वर में बोला, मैं व्यापारी जमाल बख्श हूं, मैं ऐसा व्यापार लेकर आया हूं जो आपके खजाने की चिंता खत्म कर देगा। इतना लाभ होगा कि आपके खजाने भरते रहेंगे, चाहे खर्च कितना भी करें। दरबार में शोर, कुछ दरबारी प्रभावित, कुछ शंकित। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हम दिमाग तेज करने वाली दवाई, कभी न फटने वाला कपड़ा और अंतहीन धन का व्यापार, ये तो सुनने में ही बड़े आकर्षक हैं। पर क्या ये सच है? और अगर सच है तो इनका मूल्य कितना है? तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक स्वर में बोले, जहांपनाह, हम चाहते हैं कि आप पहले इन वस्तुओं का अनुभव करें। अगर पसंद आए तो मूल्य आप तय करिए। दरबार में हलचल। अकबर ने कहा, ठीक है, पहले दवाई का प्रयोग करें, फिर कपड़े की परीक्षा करेंगे, फिर व्यापार की बात करेंगे। पर याद रहे, दरबार में झूठ नहीं चलेगा। बीरबल शांत बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये सौदागर जितने आकर्षक दिखते हैं उतने सरल नहीं हैं। इनकी चालाकी को समझना जरूरी है।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सावधान रहो, पर हम भी देखना चाहते हैं कि ये खेल कितना बड़ा है। पहला परीक्षण, तेज अक्ल की दवाई। हकीम रहीम ने एक चुटकी दवाई निकालकर अकबर को दी। जहां पनाह, इसे जीभ पर रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक पल में आपका दिमाग खुल जाएगा। अकबर ने बिना झिझक दवाई रख ली। दरबारियों की सांसें थम गईं। कुछ क्षण बाद अकबर ने आंखें खोली और बोला, वाह, मुझे लग रहा है कि मैं सब समझ सकता हूं। दरबार में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, मैं सब देख सकता हूं। दरबार में वाहवाह। पर अकबर ने उसी समय कहा, चलो परीक्षा करते हैं। बताओ, मेरे दाहिने तरफ बैठे मंत्री का नाम क्या है? हकीम मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं देख रहा हूं। वह दरअसल वही हैं। बोलते बोलते अटक गया। अकबर हंस पड़े, लगता है दवाई असर नहीं कर रही। तुम खुद भी नहीं जानते। दरबार में ठहाका। हकीम की आंखें चौंकी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, तेज अक्ल बाहर से नहीं आती, वह अभ्यास और अनुभव से आती है। दवाई से केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, ज्ञान नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। अगला परीक्षण करो। दूसरा परीक्षण, कभी न फटने वाला कपड़ा। सेठ महेश दास ने अपने साथ लाया कपड़ा खोला। दरबार में फैलते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। कपड़ा रेशम जैसा मुलायम, चमकदार, रंगीन। यह कपड़ा किसी भी परिस्थिति में नहीं फटेगा। आग, पानी, समय, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसे महल की सजावट में लगाइए, आपकी शोभा में चार चांद लगेंगे। अकबर ने कपड़े को हाथ से छुआ। सचमुच मुलायम था। पर परीक्षा जरूरी है, अकबर ने कहा। सेठ महेश दास मुस्कुराए, जरूर। दरबार में लोहार बुलाया गया। उसने तलवार चलाकर कपड़े को काटना चाहा। तलवार कपड़े पर लगी, पर कपड़ा ज्यों का त्यों रहा। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। फिर कपड़े पर आग लगाई गई। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। फिर कपड़े को पानी में भिगोया गया। पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दरबार में शोर, अरे वाह। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या यह कपड़ा भीतर से दोहरी परत का नहीं है? और क्या इसे पहले से किसी विशेष घोल में भिगोकर नहीं बनाया गया? अकबर ने कपड़े को मोड़ा, देखा, हाथ से दबाकर परखा। सचमुच कपड़े की अंदर की परत अलग थी। कुछ जगहों पर धागे का जोड़ भी दिखा। सेठ जी, यह कपड़ा कितना समय टिकेगा? सेठ महेश दास ने हड़बड़ाकर कहा, जहांपना, यह कई वर्षों तक। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर धागा खुल जाए तो? सेठ चुप। अकबर हंस पड़े। कपड़ा जितना सुंदर दिखे, उतना ही उसमें चालाकी छुपी हो सकती है। अगला परीक्षण करो। तीसरा परीक्षण, अंतहीन लाभ का व्यापार। अब बारी थी जमाल बख्श की। वह आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मेरे पास ऐसा व्यापार है जिसमें हर सौदा लाभ देगा। बस थोड़ा निवेश कीजिए, फिर पैसा खुद बढ़ेगा। आपका खजाना भरता रहेगा। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, कैसे? जमाल बख्श ने एक कागज निकाला और योजनाएं दिखाईं। हम पहले महलों की सजावट पर पैसा लगाएंगे, फिर उससे कमाई होगी। फिर उस कमाई को अन्य व्यापार में लगाएंगे। यह चक्र चलता रहेगा। दरबार में कुछ दरबारी प्रभावित होकर बोले, वाह, लाभ तो लाभ है। पर बीरबल ने कहा, जमाल साहब, हर व्यापार में जोखिम होता है। क्या आपके व्यापार में नुकसान नहीं होगा?
जमाल बख्श ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, नुकसान केवल उन लोगों को होता है जो अवसर को नहीं पहचानते। हमारे पास ऐसा तरीका है कि नुकसान का सवाल ही नहीं। बीरबल ने भौं उठाई, तो क्या आप यह गारंटी देते हैं कि नुकसान कभी नहीं होगा? जमाल बख्श ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। दरबार में कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तो धोखा है। अकबर ने कहा, रुको, पहले पूरी बात सुनते हैं, शायद इसमें कोई चाल हो। असली चुनौती। तीनों सौदागरों ने एक साथ कहा, जहां पनाह, हम आपसे कोई शुल्क नहीं मांगते, बस हम चाहते हैं कि आप हमें दरबार में 3 महीने तक व्यापार करने दें। जो लाभ होगा उसका आधा हमें दीजिए। अकबर ने एक क्षण सोचा, अगर यह सच है तो दरबार को लाभ होगा, अगर झूठ है तो हम सब सीखेंगे। मैं अनुमति देता हूं। लेकिन तभी बीरबल ने धीमे से कहा, जहां पनाह, अनुमति देने से पहले एक शर्त जोड़िए। हर सौदे का हिसाब दरबार में खुले आम रखा जाएगा, और लाभ तभी होगा जब कोई नुकसान न हो। अकबर ने तुरंत कहा, यह उचित है। मैं चाहता हूं कि दरबार में पारदर्शिता बनी रहे। तीनों सौदागर सहमत हो गए। 3 महीने की परीक्षा। तीनों सौदागर दरबार में व्यापार करने लगे। पहले हफ्ते में सजावट पर पैसा लगा, दरबार की चमक बढ़ी। दरबारियों ने कहा, वाह कितना सुंदर। दूसरे हफ्ते में कुछ कमाई हुई। तीसरे हफ्ते में दरबार में नई योजनाएं आई, पर चौथे हफ्ते से खर्च बढ़ने लगा। लाभ की जगह हिसाब उलझने लगे। कुछ दरबारी कहने लगे, हमें सिर्फ खर्च दिखाई दे रहा है, लाभ कहाँ है? तीनों सौदागर रोज नए प्रस्ताव लेकर आते। कभी महलों का नवीनीकरण, कभी घोड़े खरीदने का व्यापार, कभी अनाज का सौदा। लाभ की जगह कागजी योजनाएं बढ़ती गईं। बीरबल हर बैठक में बैठते, प्रश्न पूछते, अगर यह योजना विफल हुई तो क्या होगा? लाभ कब आएगा? नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? तीनों सौदागर गोलमोल जवाब देते। दरबार में संकट। 3 महीने पूरे होने पर अकबर ने दरबार बुलाया। अब हिसाब बताइए, उन्होंने कहा। हकीम रहीम बोला, जहां पनाह, तेज दिमाग की दवाई से दरबार में उत्साह बढ़ा। लोग नए विचार लाए। सेठ महेश दास बोला, कपड़े से महलों की शोभा बढ़ी। लोग प्रेरित हुए। जमाल बख्श बोला, व्यापार में निवेश हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लाभ आने वाला है। अकबर ने कागज देखे। उसमें खर्च तो बहुत था, पर लाभ का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं। दरबार में हलचल। यह क्या व्यापार है? यह तो झूठ है, हमें फंसाया गया है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सच बताइए, क्या यह व्यापार सच में लाभ देगा? तीनों सौदागर चुप। तभी बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, ये तीनों सौदागर झूठ नहीं बोल रहे। वे बस उसी सामाजिक प्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं जहां लोग आसान लाभ के लालच में बिना सोच विचार योजना में कूद पड़ते हैं। तेज अक्ल की दवाई से आत्मविश्वास बढ़ा, पर ज्ञान नहीं। कपड़े की सुंदरता ने उपयोगिता को छुपा दिया, और अंतहीन लाभ की योजना ने जोखिम को छुपा दिया। असली व्यापार तो समझ और धैर्य का है। अगर दरबार ने विवेक से काम लिया होता तो यह व्यापार सफल होता, पर लालच ने सबको उलझा दिया। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने गहराई से सिर हिलाया। तो तुम कहना चाहते हो कि दोष वस्तु का नहीं, दृष्टि का है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, व्यापार वस्तु से नहीं, सोच से चलता है। दवाई, कपड़ा,
योजना ये सब साधन हैं, पर विवेक ही लाभ का असली मार्ग है। अकबर ने तीनों सौदागरों की तरफ देखा। तुमने हमें एक बड़ा सबक दिया। लालच में अंधा होकर कोई भी योजना विनाश ला सकती है, पर तुम्हारी चालाकी ने दरबार को सोचने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें सम्मानित करूंगा कि तुमने समाज का आईना दिखाया। दरबार में तालियां बजीं। तीनों सौदागर झुक गए। अकबर ने कहा, आज से कोई भी व्यापार दरबार में तभी होगा जब उसके लाभ और जोखिम दोनों खुले तौर पर बताए जाएंगे। यह आदेश जारी होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह असली व्यापार वही है जिसमें सच और विवेक दोनों साथ चले। जो केवल चमक दिखे और खतरे छुपे, वह सौदा नहीं, छल है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारी अक्ल की दवाई तो सच में काम करती है बीरबल। सब हंस पड़े। इस पूरे प्रसंग ने दरबार को सिखाया कि आसान लाभ का लालच सबसे बड़ा खतरा है। बाहरी चमक में उलझकर असली सवालों को भूल जाना विनाश की राह है। पारदर्शिता और विवेक से ही व्यापार और शासन दोनों चलते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। समाज को समझाने वाला असली व्यापारी वही है जो सच बताने की हिम्मत रखे। दरबार ने उस दिन से कई व्यापारिक योजनाओं की जांच की, पर अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि जहां लालच है वहां छल हमेशा लौट आता है। कौन जाने अगला सौदागर कौन सा नया खेल लेकर आए, पर फिलहाल दरबार ने सीख ली थी, सोचो समझो फिर निर्णय करो। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। दरबार में आई हंसी की महामारी और बीरबल ने उसे कैसे रोका। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा शाही अनुशासन, शिष्टाचार और गंभीरता के लिए जाना जाता था, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि समूचा दरबार हंसी में डूब गया। कोई गंभीर बात नहीं कर पा रहा था। मंत्री झुकते ही हंसी में दोहरे हो रहे थे। सेनापति आदेश देते देते खुद ही खिलखिला उठते थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह महामारी है क्या। बादशाह अकबर का चेहरा पहले तो नाराजगी से तमतमा उठा, फिर आश्चर्य से लाल हुआ और अंत में परेशानी से सफेद। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, दरबार को संभालो। यह कैसी अजीब बीमारी है जो हंसी में सबको बेहाल कर रही है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह बीमारी तो नहीं, शायद किसी ने मनोरंजन का ऐसा जादू फैला दिया है जिसे कोई रोक नहीं पा रहा। तो जादू कौन कर रहा है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सबको देखा। कोई जवाब नहीं। सभी हंसी रोकते रोकते फुसफुसा रहे थे। बीरबल ने आंख मारते हुए कहा, जहां पनाह, आज दरबार को हंसी की महामारी से बचाना मेरे ही जिम्मे है। आइए देखें यह खेल क्या है और किसकी शरारत है। हंसी की शुरुआत। दरबार का वातावरण सुबह से ही अजीब था। जब दरबारियों ने प्रवेश किया तो सबसे पहले दरवाजे पर खड़े हरकारे ने अपने आदेश देने की कोशिश की। सब 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 और उसके बाद खुद ही जोर से हंस पड़ा। सैनिक आदेश देते देते खिलखिलाने लगे। कोई अपने घुटनों पर हाथ मारकर लोटपोट हो रहा था, कोई अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। दरबार में यह दृश्य देखकर अकबर स्वयं भी मुस्कुराए, पर जैसे ही किसी ने उनका ध्यान भटकाने के लिए मजाकिया चेहरा बनाया, बादशाह खुद भी हंसी से कांप उठे। यह देखकर दरबार में बैठे कवि ने कहा, जहां पनाह, आज तो कविता की जरूरत नहीं, हंसी ही कविता बन गई है। हंगामा बढ़ता गया। कोई गंभीर चर्चा नहीं हो पा रही थी। सभी दरबारी हंसी के दौरे से जूझ रहे थे। यह दृश्य देखकर अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया।
बीरबल का निरीक्षण। बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने गंभीरता का अभिनय किया। दरबार में शांति चाहिए, उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। पर जैसे ही उन्होंने शांति शब्द बोला, पास बैठे एक मंत्री ने हंसी का दौरा शुरू कर दिया। फिर दूसरे मंत्री ने, फिर तीसरे ने। सब एक साथ हंसी में डूब गए। बीरबल ने हाथ उठाकर संकेत किया, ठहरिए। फिर जोर से बोले, जो हंसेगा उसे। बीरबल ने खुद भी हंसी रोकते हुए कहा, उसे। दरबार से बाहर। लेकिन खुद ही हंसी से लोटपोट हो गए। दरबार में फिर से ठहाका। अकबर माथा पकड़कर बोले, बीरबल, कुछ करो, वरना दरबार की गरिमा चली जाएगी। बीरबल ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मन ही मन बोले, यह हंसी साधारण नहीं है, इसमें किसी की योजना है। पहले स्रोत ढूंढना होगा। दरबार में पूछताछ। बीरबल ने दरबारियों को एक एक कर बुलाना शुरू किया। पर जैसे ही कोई दरबारी सवाल सुनता, हंसी से कांपने लगता। पहले सेनापति को बुलाया। पूछा, बताइए दरबार में यह हंसी कैसे फैल रही है। सेनापति बोले, हुजूर, यह तो, अरे हाँ 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 हाँ, और घुटनों पर गिर पड़े। फिर खजांची से पूछा। खजांची ने कहा, मुझे तो हाँ नहीं पता। हाँ। फिर कवि से पूछा। वह बोला, जहां पनाह शब्दों में स्वाद है, हास्य में रंग है। हाँ। बीरबल समझ गए, सभी किसी अनजानी लहर से प्रभावित हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो हंसी फैलाकर दरबार को अस्थिर कर रहा है। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने तुरंत 2 आदेश दिए। दरबार में प्रवेश से पहले सबकी जांच होगी। जो सबसे पहले हंसेगा, उसे दरबार से बाहर नहीं, बल्कि हंसी का कारण खोजने के लिए अंदर ही रोका जाएगा। फिर उन्होंने स्वयं दरबार में घूमकर सबके चेहरों को देखना शुरू किया। किसी के होंठ कांप रहे थे, किसी की आंखों में चमक थी, कोई फुसफुसाकर हंसी रोक रहा था। थोड़ी देर में बीरबल ने देखा, दरबार में बैठे एक नए सदस्य के चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक है। वह व्यक्ति बाकी सभी को देखकर खुद हंसी रोक रहा है। बीरबल ने मन ही मन कहा, यही है सूत्रधार। उन्होंने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह दरबार की हंसी का स्रोत मिल गया है, पर उसे पकड़ने के लिए हमें चालाकी करनी होगी। मैं एक खेल प्रस्तावित करता हूं। जो सबसे ज्यादा हंसेगा, उसे हास्य मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। दरबार में घोषणा हुई, जो सबसे ज्यादा हंसेगा वही हास्य मंत्री। सब चौंके। फिर ठहाका। लोग सोचने लगे, अगर हम हंसे तो मंत्री बन सकते हैं। हंसी और बढ़ गई। लोग खुद को रोक नहीं पाए। वही नया सदस्य सबसे ज्यादा हंसते हुए गिर पड़ा। बीरबल ने तुरंत इशारा किया। सैनिक उसे सम्मानपूर्वक दरबार के बीच लाए। असली कारण का खुलासा। बीरबल ने पूछा, बताइए आप कौन हैं और यह हंसी दरबार में कैसे फैला दी। वह व्यक्ति हंसते हंसते बोला, जहां पना, मेरा नाम है रंगीला। मैं नगर में हास्य कलाकार हूं। मैंने सोचा दरबार में इतना गंभीर माहौल है कि सबकी आत्मा बोझिल हो गई है। मैंने एक नया हास्य खेल बनाया, संक्रामक हंसी। इसमें बस आंखों से संकेत देना होता है और सामने वाला खुद हंसी में फंस जाता है। बस मैंने दरबार में आकर इसे आजमाया। सब पर असर कर गया। दरबार में सन्नाटा। फिर धीमे धीमे हंसी फैलने लगी। अकबर पहले तो गुस्से में बोले,
तुमने दरबार की गरिमा खराब कर दी। पर बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह अपराध तो है, पर यह अपराध समाज का आईना भी है। दरबार की गंभीरता ने लोगों को थका दिया था। रंगीलाल ने उन्हें राहत दी। हमें इसे दंड नहीं, दिशा देनी चाहिए। अकबर ने सोचा, फिर बोले, ठीक है रंगीलाल, तुम दरबार में हास्य मंत्री बनोगे, पर शर्त यह है कि हंसी तभी फैलाओ जब समय उचित हो। व्यर्थ में दरबार की कार्यवाही बाधित नहीं होगी। रंगीलाल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मेरे लिए सम्मान है। मैं वचन देता हूं कि हास्य को संयम के साथ उपयोग करूंगा। बीरबल की अंतिम सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी दूरदृष्टि ने दरबार को बचा लिया। तुमने अपराध में छिपा गुण भी पहचान लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हंसी कोई शत्रु नहीं, पर असमय की हंसी अनुशासन तोड़ देती है। इसलिए हास्य का उपयोग समय और संतुलन से करना चाहिए। दरबार तभी मजबूत होता है जब गंभीरता और आनंद साथ साथ चले। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा। सबने सिर झुकाकर सहमति जताई। सेनापति बोले, आज से हम हर सप्ताह एक दिन हास्य सभा करेंगे। कवि बोले, मैं हास्य कविताएं लिखूंगा। खजांची मुस्कुराकर बोले, और मैं हिसाब ऐसे बनाऊंगा कि हास्य भी दर्ज हो। दरबार में तालियां गूंज उठी। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी का दरबार और भी प्रसिद्ध हो गया। वहां कठोर अनुशासन भी था और समय पर हास्य का रंग भी। दरबार की कार्यवाही मजेदार और संतुलित हो गई। लोग कहते, जहां अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी साथ हो, वहां हंसी भी अनुशासन में रहती है। रंगीलाल को हास्य मंत्री का पद मिला। वह दरबार में समय देखकर मजेदार किस्से सुनाते, कविताएं प्रस्तुत करते और लोगों की थकान दूर करते। बीरबल की चतुराई ने सबको यह सिखाया कि हंसी भी समाज का आवश्यक हिस्सा है। अनुशासन और आनंद का संतुलन ही स्थायी व्यवस्था बनाता है। समस्या का हल केवल दंड से नहीं, दृष्टि से होता है। असामान्य परिस्थिति में भी समाधान खोजा जा सकता है। हालांकि दरबार में सब सामान्य हो गया था, बीरबल ने अकबर से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हंसी की महामारी तो थम गई, पर अगली बार कौन सी अजीब चुनौती आएगी कोई नहीं जानता, पर हम तैयार हैं। अकबर ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब तक तुम हो बीरबल, दरबार में संकट आएगा तो उसका हल भी मिलेगा। कहानी समाप्त। अगली नई कहानी। यह रही अगली पूरी, अनूठी और नॉन मैचिंग कहानी। शीर्षक, बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मैं बिना देखे सब जान सकता हूं के साथ। कहानी में पूरा आरंभ, संघर्ष, रहस्य, खुलासा और सीख शामिल है। यदि आप चाहें तो मैं इसे वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो स्टोरी या संवाद रूप में भी बदल सकता हूं। बताइए। अगली नई कहानी, बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मैं बिना देखे सब जान सकता हूं। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी शान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन दरबार में कोई न कोई नई बात होती, कोई नई चुनौती आती। पर उस दिन दरबार में जो हुआ, वह पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन गया। एक दरबारी ने दावा किया, मैं बिना देखे सब जान सकता हूं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और बीरबल को संकेत दिया, तुम ही देखो कि यह दावे के पीछे सच्चाई है या सिर्फ दिखावा। दरबार का दृश्य। दरबार में बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ मंत्री, सेनापति, विद्वान, कवि, व्यापारी और दरबारी मौजूद थे। सबकी आंखें उस दरबारी पर टिक गई थीं जिसने यह दावा किया था। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई।
क्या सच में बिना देखे सब जान सकता है? यह तो जादू जैसा है, या कोई छल है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताइए आपका नाम क्या है? वह दरबारी आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मेरा नाम राघव पंडित है। मैं दूर प्रदेश से आया हूँ। मैं बिना देखे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ज्ञान कर सकता हूँ, चाहे वह किसी भी कमरे में छुपी हो, चाहे किसी व्यक्ति के मन में हो, मैं उसे जान सकता हूँ। दरबार में खुसर पुसर बढ़ गई। कुछ लोग प्रभावित, कुछ सशंकित। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, किसी का दावा तभी मान्य होगा जब उसका परीक्षण हो। आइए हम परीक्षण की योजना बनाते हैं। पहली परीक्षा, बंद कमरे का रहस्य। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में एक कमरे को बंद कर दिया जाए, अंदर किसी वस्तु को छुपा दिया जाए। राघव पंडित को उस वस्तु का नाम बताना होगा। कमरे में दरबार के 2 सेवकों ने जाकर एक साधारण वस्तु छुपाई, एक नीला मोती। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। अकबर ने पूछा, पंडित जी, अंदर क्या छुपा है? राघव पंडित ने आंखें बंद की, हाथ हिलाया और बोला, जहांपनाह, अंदर एक चमकती वस्तु है। यह मोती है, नीला, गोल और बहुत सुंदर। दरबार में वाहवाह। दरवाजा खोला गया। अंदर सच में नीला मोती था। दरबारियों ने दंग होकर राघव पंडित की तरफ देखा। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? राघव पंडित ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वस्तुएं अपने कंपन से प्रकट होती हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं। बीरबल ने चुपचाप सब देखा। उन्होंने मन में सोचा, किसी ने संकेत दिए होंगे। अभी असली परीक्षा बाकी है। दूसरी परीक्षा, मन का रहस्य। अकबर ने कहा, अब बताइए मैं अभी क्या सोच रहा हूं? राघव पंडित ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं कि यह सब सच है या झूठ। आप अपनी बुद्धि से इसका परीक्षण करना चाहते हैं। आप उत्सुक हैं पर सतर्क भी। आप चाहते हैं कि आपका दरबार प्रभावित हो, पर आप किसी छल में न फंसें। अकबर की आंखें चमक उठी। दरबार में एक बार फिर वाहवाह। कुछ दरबारी कहने लगे, यह तो सच में मन पढ़ सकता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, मन में विचार अनेक होते हैं। यदि आप बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो आपके शब्दों को प्रमाणित करना आसान नहीं होगा। हम तीसरी परीक्षा करेंगे। तीसरी परीक्षा, चुनौतीपूर्ण प्रश्न। बीरबल ने दरबार में सबकी तरफ देखकर कहा, पंडित जी, आपके ज्ञान की अंतिम परीक्षा होगी। दरबार में एक व्यक्ति को चुना जाएगा। उसके पास एक वस्तु होगी। वस्तु छुपाई जाएगी। न मैं, न सेवक, न कोई दरबारी उस वस्तु का नाम जानेगा। केवल वही व्यक्ति जानेगा। आपको बिना देखे उसका नाम बताना होगा। यदि आप सफल हुए तो हम आपको दरबार का मान देंगे। यदि असफल हुए तो आपके दावे को झूठ माना जाएगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। एक सेवक को बुलाया गया। उसके हाथ में एक थैली दी गई। थैली में कुछ रखा गया। दरबारियों के सामने थैली बंद कर दी गई। सेवक को कहा गया, तुम्हें जो वस्तु दी गई है उसका नाम किसी को नहीं बताना, न यहां न बाहर। फिर बीरबल ने सेवक से पूछा, क्या तुम वस्तु का नाम जानते हो? सेवक ने कहा, हाँ, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब राघव पंडित को परीक्षा देंगे। परीक्षा का क्षण। राघव पंडित ने आंखें बंद की। उसने हाथ फैलाकर थैली की तरफ इशारा किया।
कुछ देर ध्यान किया और बोला, जहां पनाह, थैली में एक वस्तु है। यह गोल नहीं, न चमकदार, बल्कि लकड़ी की, और इसमें लोहे की एक पतली चीज लगी है। यह एक कलम है जो लेखन में उपयोग होती है। दरबार में सन्नाटा। फिर अकबर ने सेवक से थैली खुलवाने को कहा। थैली खोली गई। अंदर सच में एक पुरानी लकड़ी की कलम थी जिसमें लोहे की नोक लगी थी। दरबार में फिर से हड़कंप। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह तो असंभव है, यह तो किसी साधारण इंसान से परे है। अकबर स्वयं हैरान थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप अद्भुत हैं। आप जो कह रहे हैं वह सच साबित हो रहा है। लेकिन बीरबल की आंखों में चमक अलग थी। उन्होंने मन में सोचा, यह खेल जितना दिख रहा है उतना सरल नहीं। निश्चित ही इसमें चालाकी है। अब देखना होगा कि सत्य कहाँ है। बीरबल की जांच, संकेतों का खेल। परीक्षा के बाद बीरबल ने अकेले में सेवक को बुलाकर पूछा, बताओ थैली में क्या था। सेवक ने मुस्कुराकर कहा, कलम थी। मैं खुद ही अंदर रख आया था, पर किसी को नहीं बताया। क्या किसी ने तुम्हें संकेत दिया? सेवक ने सिर झुका लिया। जी, पंडित जी ने। उन्होंने थैली बंद करते समय मुझसे पूछा, कलम है न? मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। बीरबल ने आंखें चौड़ी की। बस यही खेल है, उन्होंने मन ही मन कहा। संकेतों से ज्ञान हासिल किया गया है। देखना होगा कि यह जाल कहां तक फैला है। अगले दिन दरबार बुलाया गया। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहां पनाह, पंडित जी ने कोई जादू नहीं किया। यह सब संकेतों का खेल है। पहला परीक्षण इसलिए सफल हुआ क्योंकि सेवकों ने छुपाते समय अनजाने में संकेत दे दिए। दूसरा परीक्षण इसलिए सफल हुआ क्योंकि जहां पनाह की सोच सबके सामने स्पष्ट थी। तीसरे परीक्षण में सेवक से सिर हिलाकर संकेत मिल गया। यह कौशल है, पर चमत्कार नहीं। दरबार में खुसर पुसर। राघव पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोलने की कोशिश करता रहा पर शब्द नहीं निकलते। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, क्या आप स्वीकार करते हैं कि यह जादू नहीं, संकेतों का खेल है? राघव पंडित ने झुककर कहा, हाँ जहांपना, मैंने छल किया। मैं प्रसिद्धि चाहता था। मैंने संकेतों से दरबारियों को प्रभावित किया। मैं क्षमा चाहता हूं। अकबर ने दरबार की तरफ देखा, फिर बोले, राघव पंडित, छल अपराध है, पर आपकी प्रतिभा नकारने योग्य नहीं। आप संकेतों के खेल में माहिर हैं। यदि आप चाहें तो दरबार में प्रशिक्षण देकर युवाओं को ध्यान, संकेत और निरीक्षण का अभ्यास सिखा सकते हैं। पर झूठ से प्रतिष्ठा अर्जित करना उचित नहीं। राघव पंडित ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपका आदेश मानता हूं। मैं दरबार की सेवा में रहूंगा। बीरबल ने दरबार को संबोधित